जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, महीने की 28 तारीख है, सैलरी अभी आई नहीं और किचन में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खत्म हो रहा है और आप सोचते हैं अगले हफ्ते देख लेंगे और हर बार बिल पहले से थोड़ा भारी लगता है। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों भारतीय घरों की कहानी बनती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम सिर्फ महंगाई की बात नहीं करेंगे, आज हम उस पूरी जंजीर, पूरी चेन को समझेंगे जो कीमतों की बढ़ोतरी से शुरू होकर कर्ज तक और फिर आम आदमी की बचत खत्म होने तक जाती है। तो आज हम नजर डालेंगे असली महंगाई की जो आने वाली है। आप तैयार हैं? क्योंकि आने वाले समय में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें महंगी होने वाली हैं। साथ ही दूध और फलों के दाम भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट नौकरियों में छटनी बढ़ेगी, क्या मिस्टर मोदी और उनकी टीम इस आर्थिक संकट को संभाल पाएंगे या फिर हालात इतने खराब होंगे आम आदमी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दूध और फल तक खरीदने में असमर्थ हो जाएगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सिस्टम है उसमें बैठे लोग अपनी जेबें भरने से नहीं चूकेंगे, चाहे मंदिरों का चंदा चोरी हो या जमीन खरीद फरोख्ती करने वाले नेता हों, सब अपना फायदा देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये सिस्टम की बात नहीं बल्कि आम आदमी की बात है। अभी हाल में ही साबुन, तेल, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और कई जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं और इसमें सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही नहीं है और इनमें शामिल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बारे में खबर कम ही आती है। वहीं छोटे मोटे लोन लेने वाले लोगों की स्थिति भी चिंताजनक है और कई लोग अपने कर्ज की किस्तें समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। क्या प्राइवेट नौकरियों में छटनी और बढ़ेगी? क्या सरकार की आर्थिक टीम इस दबाव को संभाल पाएगी या फिर हालात और बिगड़ेगा? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दूध और फल खरीदना भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर आप जरा सोचिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह सीधे आपकी जेब और आपकी सेविंग्स और आपके बच्चों की भविष्य की बात है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो आंकड़े मैं आपसे आज शेयर करूंगी वो कहीं न कहीं आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेंगे। देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले मीडिया का पूरा फोकस डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों पर रहता है क्योंकि वो आंकड़े ब्रेकिंग न्यूज बनते हैं, लेकिन असली कहानी कहीं और चुपचाप लिखी जा रही है। हाल की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और कोलगेट ने साबुन और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम 4% से 11% तक बढ़ा दिए हैं। डाबर रेड टूथपेस्ट के 200 ग्राम पैक पर सीधे 6 रुपए का इजाफा हुआ है। वजह बताई जा रही है कच्चे तेल, पाम ऑयल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत, जिसका सीधा कनेक्शन वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव से भी जुड़ता है। अब इसे जरा अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। मान लीजिए एक औसत परिवार महीने में करीब 500 रुपए सिर्फ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर खर्च करता है। अगर कीमतें औसतन 8% बढ़े तो साल भर में सिर्फ इन्हीं छोटी चीजों पर परिवार को लगभग 480 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक कैटेगरी की बात नहीं है, इसमें शामिल खाने का तेल, बिस्किट, चॉकलेट सब इसी लिस्ट में है। गहराई से सोचिए, अगर ये कंपनियां ग्लोबल हालात का हवाला देकर दाम बढ़ा रही हैं, तो क्या यह बोझ सिर्फ हमेशा ग्राहक की जेब पर डाला जाना चाहिए या कंपनियों को अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा कुर्बान करना चाहिए? खैर, अब बात करते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, खासकर युवा वर्ग जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी खर्च से कम हो गई है। देश में करीब 3 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड कर्ज बकाया है, जो बताता है कि लोगों की आर्थिक हालात कितनी खराब हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड का जाल ये सुविधा है या सिर्फ एक ट्रैप हमारे नौजवानों के लिए? यहीं से कहानी और गहरी होती है। जब जेब हल्की पड़ती है तो लोग किस तरफ भागते हैं? क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर की तरफ। आरबीआई के अपने आंकड़े बताते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और हर साल ये 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी 3 लाख करोड़ के कर्ज की जो बात होती है वो अब हकीकत के बहुत करीब है। लेकिन सिर्फ आंकड़ा मत देखिए, पीछे की मानसिकता को जरूर समझिए और हम सबको समझना पड़ेगा क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में खासकर युवा वर्ग के लिए क्रेडिट कार्ड अब इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि महीना पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आमदनी वहीं रुक गई है लेकिन खर्च और कीमतें आगे बढ़ती जा रही हैं और बीच का यह गैप भर रहा है कर्ज। और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, एक रिपोर्ट आउटलुक इंडिया नवंबर 2025 में ऐसे युवाओं के मामले सामने लाया जिसमें मुंबई की एक 23
साल की लड़की जिसकी नौकरी छूटने के बाद उसका हर महीने का खर्च और ईएमआई सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के सहारे चलने लगा और उसका कुल बकाया कर्ज लोन प्लस कार्ड मिलाकर तकरीबन 15 से 20 लाख तक पहुंच गया। और यही नहीं, ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। भोपाल के एक 24 साल के युवक का मामला भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही करीब 1.5 लाख का बकाया जमा हो गया, जिसमें ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज का था। असली खर्च तो उसका आधे से भी कम था। ये कोई अपवाद नहीं है, ये उस ट्रेंड की झलक है जो लाखों युवाओं की जिंदगी में चल रहा है। गहराई से सोचने की जरूरत है हम सबको। अगर बैंकों के कार्ड इशू करने और स्पेंडिंग के आंकड़े हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो क्या ये सच में आर्थिक तरक्की की निशानी है या ये आम आदमी की मजबूरी का आंकड़ा बन गया है जिसे ग्रोथ कहकर पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ये भरोसे का खेल है या जुआ, आप खुद तय कीजिए। जब 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो लाखों लोगों ने भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड में लगाई। शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए, उत्साह चरम पर था। और यही नहीं, जब नरेंद्र मोदी की टीम 2017 में आई तो उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करने को कहा था, लेकिन 2 साल में बाजार गिरा और लोगों को घाटा हुआ। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद आर्थिक दबाव में आ गए हैं। देश की आर्थिक टीम जिसमें निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शामिल हैं, क्या वे इस संकट को संभाल पाएंगे? इस सवाल बहुत बड़ा है। देश की आर्थिक टीम जिसमें निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शामिल हैं, क्या वो इस संकट को संभाल पाएंगे? इस सवाल बहुत बड़ा है, मगर ये टीम असफल रही। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर ये टीम असफल रही तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मार्केट डेटा के मुताबिक विदेशी निवेशकों मतलब एफआईआई की भारी बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से बाजार में बड़ी गिरावट भी आई। कुछ महीनों में सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 12% तक टूटा। जिन लोगों ने जोश में या किसी की सलाह पर बिना सोचे समझे पैसा लगाया था, उन्हें असली झटका इसी दौर में लगा। यानी कहानी सिर्फ बाजार गिरा या बाजार चढ़ा जितनी सीधी नहीं है, ये उम्मीद और निराशा दोनों की कहानी है। और हर गिरावट के पीछे असल में किसी आम निवेशक की रातों की नींद उड़ी है। गहराई से आप सोचिए, क्या आम निवेशक के लिए शेयर बाजार आज भी भरोसे की जगह है या सिर्फ बड़े संस्थागत खिलाड़ियों का खेल बनकर रह गया है, जिसमें छोटा निवेशक हमेशा एक कदम पीछे रहता है? अब ऐसे में देश की आर्थिक टीम जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर भी शामिल हैं, उनके लिए यह उतार चढ़ाव संभालना आसान नहीं है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो असर किस पर पड़ेगा ये आपको पता है। अब चलते हैं एक्सपर्ट एनालिसिस की तरफ। ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये रिसर्च बैक्ड चेतावनी है। अर्थशास्त्री और लेखक आरपी गुप्ता इस पूरे ट्रेंड को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। उनके मुताबिक पर्सनल लोन में यह असामान्य बढ़ोतरी 3 वजहों से हो रही है। पहला, युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने की महत्वाकांक्षा, जबकि उनकी आमदनी। अर्थशास्त्री और लेखक आरपी गुप्ता इस पूरे ट्रेंड को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। अगर आरपी गुप्ता के ट्रेंड्स को और पॉइंट्स को समझें तो उनके मुताबिक पर्सनल लोन में यह असामान्य बढ़ोतरी 3 वजहों से हो रही है। पहला, युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने की महत्वाकांक्षा, जबकि उनकी आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुस्ती और छोटे कारोबारों की कमजोर ग्रोथ, जिससे मिडिल क्लास की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। और तीसरा, लगातार बनी रहने वाली महंगाई, जिसने इस पूरी समस्या को और बढ़ा दिया है। उनकी चेतावनी है कि ये ट्रेंड लोगों को कर्ज के जाल में फंसा सकता है और उधार लेने वालों को मानसिक तनाव बढ़ सकता है। गुप्ता एक और चिंताजनक आंकड़ा भी सामने रखते हैं। 2014 से 2024 के बीच पर्सनल लोन में इस उछाल की वजह से बैंकों के कुल कर्ज में इंडस्ट्री को मिलने वाले लोन का हिस्सा 42 से घटकर सिर्फ 22.2% रह गया है। यानी बैंकों का पैसा अब कारोबार बढ़ाने में नहीं बल्कि लोगों के निजी खर्च और पुराने कर्ज चुकाने में जा रहा है, जिसका सीधा असर आगे चलकर देश की जीडीपी ग्रोथ
और बैंकों की स्थिरता पर पड़ सकता है। और ये समस्या एक अर्थशास्त्री की राय नहीं रह गई है। डेलॉइट इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट जून 2026 ने इस पूरी तस्वीर पर मुहर लगा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों की बचत दर फाइनेंशियल ईयर 2019 के 11.3% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.8% रह गई, जबकि उनकी देनदारी लायबिलिटीज जीडीपी के 4.1% से बढ़कर 4.7% हो गई हैं। यानी देश बचत कम कर रहा है और कर्ज ज्यादा ले रहा है। और ये ट्रेंड 1-2 सालों का नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो जमीन पर असली तस्वीर दिखती है, और वो ये है कि इस तस्वीर में किसान, छोटे दुकानदार, ओला, उबर चालक और ट्रांसपोर्टर्स, इन सब की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। और इसके पीछे सिर्फ अंदाजा नहीं, ठोस आंकड़े हैं। रिटेलर की संस्था AICPDF के मुताबिक पिछले 1 साल में देश भर में करीब 2 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। इनमें से 90,000 दुकानें सिर्फ बड़े महानगरों में बंद हुई हैं। और इस संस्था AICPDF का कहना है कि इसकी वजह है कि कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, उनकी भारी डिस्काउंटिंग के साथ साथ आर्थिक सुस्ती भी है। यानी छोटे दुकानदार तो 2 तरफ से दबाव में हैं। गिग वर्कर्स की हालत भी कुछ अलग नहीं है। सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में 2025-26 के मुताबिक देश के करीब 40% गिग वर्कर्स महीने में 15,000 से भी अधिक कमाते हैं। यही वजह है कि फरवरी 2026 में ओला, उबर और रैपिडो के लाखों ड्राइवरों ने देश भर में ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम से हड़ताल की, सीधा आरोप लगाते हुए कि कमीशन और बिना तय किराए की वजह से उनकी कमाई लगातार गिर रही है। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी मेहनत तो बढ़ गई है, लेकिन कमाई घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब आपसे सवाल है, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी किराना दुकान बंद हुई है जो पहले हमेशा भरी रहती थी? तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद आपका अनुभव इस पूरी तस्वीर को और साफ कर दे और दूसरों को भी एहसास हो यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, और हमारी आवाज शायद ऊपर तक पहुंच सके। अब जरा इन सारे टुकड़ों को जोड़ कर देखिए और एक पैटर्न साफ नजर आएगा। कीमतें बढ़ती हैं, आमदनी उतनी नहीं बढ़ती। लोग कर्ज, क्रेडिट कार्ड, लोन का सहारा लेते हैं, बचत खत्म होती है। लोग पुराने निवेश बेचने लगते हैं, खर्च करने की ताकत घटती है। बाजार में मांग कम होती है, छोटे दुकानदारों और कारोबार पर असर पड़ता है। यही वो लूप है जिसमें आम आदमी फंसता चला जा रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम देखकर महंगाई कम है कहना खुद को धोखा देने जैसा है। तो हम सबको संभलना होगा, अपने आप को संभालना होगा फालतू की खर्च से। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि समझदारी ही बचाव है। इस लूप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है जागरूकता और समझदारी से लिया गया हर फैसला। जरूरी सामान की खरीदारी में बजट बनाकर चलें और महीने के खर्च को ट्रैक करें। क्रेडिट कार्ड और लोन को जरूरत समझें, आदत नहीं। इस्तेमाल सोच समझ कर करें ताकि कर्ज का बोझ ना बढ़े आप पर और आपके परिवार पर। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश अवश्य करें। चाहे वो छोटी रकम से ही शुरू हो, लेकिन शुरुआत जरूर करें। बिना सोचे समझे या सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बात पर निवेश का फैसला ना लें। बाजार की जानकारी जरूर रखें और किसी सही योग्य सलाहकार की राय लें। ये छोटे छोटे कदम अकेले महंगाई को कम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि आप इस आर्थिक दबाव के सामने टूटने की बजाय टिके रहें। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि महंगाई आ रही है। सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ कर्ज के सहारे तरक्की का एक भ्रम पाल रहे हैं? अगली बार जब आप साबुन या टूथपेस्ट खरीदें, जरा बिल पर एक नजर जरूर डालिएगा। असली कहानी अक्सर वहीं छुपी होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वीडियो आगे बढ़े, बल्कि इसलिए कि यह जागरूकता आपको और आपके किसी अपने तक भी पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर, क्या आपको भी यह महंगाई अपनी निजी जिंदगी में महसूस हो रही है? धन्यवाद। जागरूक रहिए, समझदारी से खर्च कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक सच के साथ। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। नमस्ते।